हाय। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के अराउंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। पहले तो बहुत सब लोग सोचते नहीं है इंश्योरेंस कराने की, और अगर सोचते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कितना इंश्योरेंस उनको करा लेना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ कि सर आपका इंश्योरेंस आपने कवर ले रखा है, तो जवाब में मिलता है कि सर हाँ, मैंने तो बहुत सारी एलआईसी पॉलिसीज़ ले रखी हैं। एक नहीं कई-कई ले रखी हैं। पर इसके बाद जब भी मैंने जाके डिटेल्स में देखा, तो मैंने ये पाया बहुत सारी बार के अंदर में कि ये सब लोग एडिक्वेटली इंश्योर्ड नहीं होते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने कन्वेंशनल मनी बैक पॉलिसीज़ ले रखी होती हैं, जो कि एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट की खिचड़ी है। शायद ये इसलिए भी है कि बहुत सब लोगों को गलत परसेप्शन है इंश्योरेंस के बारे में। वो सोचते हैं कि अगर हमारी जेब से कुछ पैसा गया है, तो हमारी जेब में वापस भी कुछ पैसा आना चाहिए। बट इंश्योरेंस बिल्कुल भी ऐसा प्ले नहीं करता है। आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार री-एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि आप जब भी इंश्योरेंस लें, तो टर्म इंश्योरेंस लें। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं, पहला, इसका जो प्रीमियम होता है, वो आपको बहुत ही कम आता है। दूसरा, इसका इंश्योरेंस कवर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस के अंदर में आपको इतना अमाउंट आप ले पाते हैं कम प्रीमियम के अंदर में। फैमिली के सोल ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है, तो फैमिली को जब ये पैसा मिलता है, तो वो सफिशिएंटली फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों को बात यही करनी है कि हम कितना इंश्योरेंस लें, कौन से तरह के इंश्योरेंस को हमको अवॉइड करना है, और हमको हमारे इंश्योरेंस का टेन्योर कितना रखना चाहिए। तो अब जल्दी से उतर जाते हैं। हम लोग कुछ असम्पशन्स के साथ में काम करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। तो आज जो मैं इसमें एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ, मैं एक ऐसे इंसान के बारे में लेने वाला हूँ जो 35 इयर्स की एज का है, और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो इस असम्पशन के ऊपर में हम लोग काम करेंगे, और हम लोग उसकी कुछ सैलरी अज़्यूम करेंगे, और सेम सैलरी हम लोग दोनों तीनों तरीके जो होते हैं इंश्योरेंस कैलकुलेट करने के, उनके बारे में बात करेंगे। तो कितने टेन्योर का लेना चाहिए, उसके बारे में मैं सबसे पहले बोल देता हूँ। तो टेन्योर बेसिकली आपका होना चाहिए, आप अपनी पॉलिसी टर्म उस एज तक रखें, या उतने टेन्योर तक रखें जितने साल आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर में फाइनेंशियली डिपेंडेंट रही। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सपोजिंगली हम जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि पर्सन की एज 35 इयर्स है, तो जनरली इंडिया के अंदर में हम देखते हैं कि लोग 60 की एज को एक ऐसी एज मानते हैं कि जब वो रिटायर हो जाएँगे, या जब तक उनके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव होके चलें, तो हम ये सोच सकते हैं कि 65 इयर्स तक की एज तक तो बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ही गए होंगे, और उसके बाद में उनको फाइनेंशियली पॉलिसी होल्डर के ऊपर में रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी टर्म जो है, आप अपनी 60 की एज या 65 की एज तक चलकर तक कैलकुलेट कर कर इतना पॉलिसी टर्म लें। बहुत सारे सब लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों ना होल लाइफ प्रीमियम लें, यानी कि हम 100 साल तक की एज तक का लें, कि भई हम इतने साल प्रीमियम देते चले गए हैं, तो और ये प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है जैसा कि मैंने बताया, तो क्यों ना जब लाइफ नहीं रहे तो फैमिली को उसका कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ही मिल जाए। मुझे नहीं लगता ये सोचना बहुत सही है, क्योंकि जब आप अपग्रेड करते हैं, अपना पॉलिसी ट टर्म को बढ़ाते हैं और लंबी अवधि का पॉलिसी लेते हैं, तो आपका प्रीमियम भी बढ़ता चला जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक सब्सटेंशियल फंड आप अपने बच्चों को विरासत में देकर जाएँ, तो उसको विरासत के लिए प्लान कीजिए ना इस एक्सेल शीट की तरफ, जहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमको इंश्योरेंस कितना लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 मेथड्स लिखे हैं, एक है थंब रूल, दूसरा है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, और तीसरा लिखा है एक्सपेंस रिप्लेसमेंट। तो देखिए, इंश्योरेंस कितना करना है, इसके लिए कुछ 2-3 मेथड मार्केट के अंदर में काफ़ी फेमस है। तो पहला मेथड है थंब रूल मेथड। थंब रूल मेथड में जनरल थंब रूल क्या बोलता है, बिना आपकी एज जाने, बिना और कई चीज़ों की डेप्थ में गए, जनरल थंब रूल, क्योंकि वो एक थंब रूल है, ये बोलता है कि आपको अपनी एनुअल इनकम का 10 गुना अ, इंश्योरेंस लेना चाहिए। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए की है, तो आपको उसका 10 गुना, यानी कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपको रखना चाहिए। 1 करोड़ का इंश्योरेंस सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, बट ये एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ की जो आज की डेट में वैल्यू है, वो वैल्यू अ, आज से 30 साल बाद में वो वैल्यू नहीं रहेगी। आज की डेट में 1 करोड़ रुपए बहुत मैटर कर सकता है, लेकिन ये पॉलिसी टर्म जो हम ले रहे हैं, तो हम 30 इयर्स के लिए ले रहे हैं ना। हम 30 इयर्स की प्लानिंग करके चल रहे हैं, 30 या 35 ऐसे इतने लंबे सालों की प्लानिंग कर कर चल रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सोच के चल रहा है कि मैंने 30 या 35 इयर्स की प्लानिंग कर दी है, और मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, और उसने एक बार ये इंश्योरेंस ले लिया, तो ओवर द इयर्स उसकी इनकम भी बढ़ती चली गई। लेकिन समझ लीजिए 60th ईयर में या 64th ईयर में ये पॉलिसी ट्रिगर करती है, और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, तो उसकी फैमिली को जो अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट लगभग-लगभग
उसकी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी वैल्यू आज की डेट में 15 साढ़े 15 लाख रुपए की होती है। ऑल्दो मिलेगा 1 करोड़ ही, लेकिन वो 1 करोड़ की बाइंग कैपेसिटी इतनी होगी। तो इसीलिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि कि आप अपने एज ब्रैकेट के हिसाब से कोई मल्टीप्लायर लें। ये मल्टीप्लायर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप अपने एज ब्रैकेट्स के हिसाब से ये मल्टीप्लायर लें और इतना मिनिमम और मैक्सिमम इंश्योरेंस करा सकते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल अगर आप 20 से 30 की एज के अंदर में हैं, तो आप 15 से 24 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम आप इंश्योरेंस कराएँ। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। हालाँकि इस वीडियो के अंदर में हम कंपैरिज़न करेंगे एक 35 ईयर ओल्ड का, बट जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए आपकी एज 28 साल है और आपकी एनुअल इनकम अ, 10 लाख रुपए है। तो आपको अ, इस फॉर्मूला के हिसाब से मिनिमम इंश्योरेंस जो कराना चाहिए, वो कराना चाहिए एटलीस्ट 15 टाइम्स, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए का। तो ये आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है आज की डेट में, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस करा दें, तो कम से कम आपको आने वाले 3-4 साल तक रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सफिशिएंटली इंश्योर्ड हूँ कि नहीं। अब अपन एक 35 इयर्स ओल्ड के हिसाब बारे में देख लेते हैं। अगर अपन ऐसा सोच कर चलते हैं कि 35 इयर्स ओल्ड की पर्सन की जो इनकम है लगभग 30 लाख के ऊपर में पहुँच गई है, तो उसको कितना इंश्योरेंस करना चाहिए? तो वो इस ब्रैकेट के अंदर में आता है, तो मिनिमम उसको 12 टाइम्स का इंश्योरेंस करना चाहिए। तो उसका जो वैल्यू निकल कर आ रही है, वो आ रही है 3.6 ईआर। इसका मतलब ये है कि इस थंब रूल के हिसाब से हम चलें तो 12 टू 20 टाइम्स, अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट भी पकड़ लें, तो 16 टाइम्स आता है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 4.8 सीआर का इंश्योरेंस इस थंब रूल के हिसाब से उसको लेना चाहिए। सो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इनकम रिप्लेसमेंट मेथड पे। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर में बेसिकली जो भी आपकी एनुअल इनकम है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। तो कई लोगों को ये सही नहीं भी लग सकता है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। समझ लीजिए आपकी एज 35 इयर्स की है, एनुअल इनकम जो हमने पहले भी 30 लाख की दी है, वही यहाँ पर ले लेते हैं, और नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट हम अगर 65 को अपना रिटायरमेंट एज मानकर चलें, तो उस हिसाब से 9 सीआर का वैल्यू इसके अंदर में आता है। ये बहुत ही ज़्यादा निकल कर आ रहा है। अब हम जाते हैं एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड में। एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड क्या बोलता है? एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड बेसिकली ये बोलता है कि जो भी आपके आज के और फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं, हम क्यों ना उनको सोचकर अपने इंश्योरेंस की प्लानिंग करें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रेज़ेंट खर्चे जो हैं, वो तो हम जानते ही हैं। जो हमारे फ्यूचर खर्चे हैं, उनका हम अंदाज़ा कुछ लगा सकते हैं। तो प्रेज़ेंट खर्चे कितने आ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल उनको एक्सपेंसेस पर मंथ अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने नीचे स्टेप्स लिखे हैं कि हम हमारी क्लोथिंग, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, इंटरनेट ग्रॉसरीज़ वगैरह पे कितना स्पेंड करते हैं, हमारी ईएमआईज़ वगैरह कितनी आती हैं, और हमारे कुछ फ्यूचर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि किड्स की मैरिज हो गया, किड्स की एजुकेशन हो गई, या हमने कोई हाउसिंग लोन लेना है या ले रखा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनकी हमारी हाँ, वो हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस हो गए। हम आज की डेट में ये सोच सकते हैं कि आज की डेट में अगर हमने किसी 25 साल के लड़के की शादी करनी, तो कितना खर्चा आएगा, या लड़की की शादी करनी है तो कितना खर्चा आएगा, और उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर हम आगे सोच सकते हैं कि आज से 15-20 साल बाद ये एक्सपेंस कितना होगा। अगर हमारे कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसका भी एडजस्टमेंट करेंगे, और हम अपने नेट एसेट्स का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जनरली इन चीज़ों के इसके अंदर में जाता नहीं हूँ। मैं अपने जो नेट एसेट्स हैं, उनको उनकी कैलकुलेशन को पॉलिसी के अंदर में जनरली नहीं इंक्लूड करता हूँ। बट ऐसा हो सकता है आप लाइफ में किसी स्टेज पर हो, आपका बहुत सारा रियल एस्टेट है, और आपने इतना सारा एसेट क्रिएशन ऑलरेडी कर रखा है कि इट बिकम्स अ वैलिड पॉइंट फॉर यू टू इंक्लूड दैट इन फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर इंश्योरेंस। तो नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? आपकी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब आपके एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका कोई रियल एस्टेट है अदर देन योर ओन हाउस, ठीक है, या आपके कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके अंदर में बैलेंस है, आपने कोई स्टॉक्स ले रखे हैं, आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपका कैश है, आपका पीएफ है या पीपीएफ के बैलेंसेस वगैरह हैं, आप उनको एसेट्स में ले सकते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जैसे अगर आपका कोई कार लोन चल रहा है, अगर कोई हाउसिंग लोन चल रहा है, कोई पर्सनल लोन चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी लाइबिलिटीज है। तो आप अपने टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए। अगर आपके एसेट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो हम टोटल जो आपका इंश्योरेंस कवर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर में से उस अमाउंट को कम कर देंगे। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा निकल कर आ रही है, तो हम उन लाइबिलिटीज को एड अप कर देंगे इंश्योरेंस के अंदर में। पर घबराइए मत, जनरली जो मेजर लाइबिलिटीज होती है ना, उनको हम लोग अलग से अपने पॉलिसी के अंदर में कैलकुलेशन के अंदर में ले लेंगे। ओके, थोड़ा-सा मैं और इलैबोरेट करता हूँ कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो हम ये करेंगे कि बेसिकली अपना एनुअल एक्सपेंस निकाल लेंगे, और उसको इन्फ्लेशन से हर साल 6% से बढ़ाते चले जाएँ। और हम ये मानकर चलते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ आज ही हो जाती है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, या जभी भी वो डेथ होती है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एंड फैमिली बहुत ही कंज़र्वेटिव मोड में आ जाएगी। जब वो कंज़र्वेटिव मोड में आ जाएगी, तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी। वो अपने जो भी कॉर्पस को है, एक नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉज़िट के अंदर में रखेगी, क्योंकि उनको कंज़र्वेटिवली
अपनी लाइफ को जीना है और अपने फिनेंसेस फिनेंसेस के साथ में कोई भी एडवेंचर नहीं करना है। इस कैलकुलेशन के अंदर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर ऐसी कोई इमरजेंट सिचुएशन आ गई, तो फैमिली फिक्स्ड डिपॉज़िट के अंदर में हमारे पूरे कॉर्पस को रखेगी। तो हम हर साल अपने कॉर्पस को 7% की इंटरेस्ट से डिस्काउंट करते चले जाएँगे। घबराइए मत, जब मैं आगे बढ़ूँगा इसके अंदर में तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने मंथली एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारी मंथली एक्सपेंसेस की एक मैंने सैंपल लिस्ट रखी है। इट कुड डिफर फ्रॉम व्हाट व्हाट यू आर डूइंग। जैसे कि ग्रोसरीज़ और फूड के लिए मैंने 15,000 रखा है, हाउसिंग लोन ईएमआई के लिए मैंने 0 रखा है, क्योंकि अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो वी आर थिंकिंग कि हम अपना हाउसिंग लोन का ईएमआई या जो भी लोन लोन है आउटस्टैंडिंग, हम उसको क्लोज़ कर देंगे और उस ईएमआई को आगे नहीं बढ़ाएँगे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने 10,000 रखा है, इतना बिल नहीं आता है, जनरली कम आता है, बट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इंटरनेट के लिए 1100, मोबाइल बिल, किड्स एजुकेशन, एंटरटेनमेंट के अंदर भी मैंने वो अमाउंट रखा है कि इन केस फैमिली कभी बाहर मूवी देखने जाती है या कहीं रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर में जाती है, तो ये सब एक्सपेंसेस होते ही होते हैं। टर्म इंश्योरेंस मैंने सेल्फ के लिए कोई नहीं रखा, क्योंकि अब जो है पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है, तो इस वाले एक्सपेंस को मैंने हटा दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने 2000 पर मंथ का एक्सपेंस रखा है, जो कि साल का 24,000 का एक्सपेंस आता है। ये एक फ्लोटर प्लान हो सकता है जिसके अंदर में आपके जो स्पाउस हैं, वो और जो बच्चे हैं, उनका कवर हम लोग आराम से 10 से 15 लाख का ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने 5,000 रखा है, ट्रैवल के लिए मैंने 12,500 रखा है। ये ट्रैवल कौन-सा ट्रैवल है? बेसिकली मैंने ये अज़्यूम किया है कि फैमिली ऑफ 3 या 4 अगर हर साल सिर्फ एक बार भी कहीं घूमने जाती है, हर महीने पे उसको एवरेज आउट कर दिया। फैमिली फंक्शन और एनिवर्सरीज़ ये भी हर महीने नहीं आती हैं, बट मैंने इसको एवरेज आउट कर दिया है हर महीने पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के अगर ऐसे बर्थडेज़ आते हैं, इनफैक्ट जनरली 10-12 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत शौक होता है कि उनके बर्थडे के ऊपर में और बच्चे लोग आएँ, हम लोग केक काटें, छोटा पार्टी करें। या कोई एनिवर्सरीज़ आ रही है या कोई फैमिली फंक्शन आ रहे हैं जिसके अंदर में फैमिली जाएगी और जाकर उनको गिफ्टिंग करना है या नई क्लोथिंग लेनी है, शूज़, फुटवियर वगैरह अपग्रेड करने हैं, तो इस तरह के खर्चे आते ही रहते हैं, तो मैंने उनका एक एवरेज एक्सपेंस मंथली 10,000 ले लिया है। उसके अलावा भी मैंने एक 10,000 का बफर डाल दिया है, तो एक टियर 3 या अच्छी सिटी के अंदर में टियर 1 टियर 2 सिटी के अंदर में मुझे लगता है कि लगभग 86,200 तक का खर्चा आना चाहिए। इसी खर्चे को लेकर मैंने साल का खर्चा निकाल लिया, जो कि 10,34,000 आता है। देखिए मैंने इस खर्चे को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, ठीक है? अब मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि जो पॉलिसी होल्डर है उनकी जो बेनिफिशियरी हैं उनकी एज प्रेज़ेंट एज 30 है और बाय द टाइम ही और शी टर्न्स 65, तो उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो गई होंगी। यानी कि अगर हम मानकर चलें कि पॉलिसी होल्डर एक मेल पर्सन है और उनकी वाइफ 30 इयर्स एज की हैं, तो बाय द टाइम शी टर्न्स 65 बच्चों की शादी हो गई होगी, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई होगी, सब अच्छे से सेट हो गया होगा। और नंबर ऑफ इयर्स हम लोगों को ये कॉर्पस चाहिए, उसके लिए हम लोग 35 इयर्स के लिए कॉर्पस चाहिए, क्योंकि 65 तक की एज की हम प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखिए ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने लिखा है फॉर बेनिफिशियरी। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में ओनली 7% पकड़कर चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी अमाउंट मिलेगा उसको हम लोग किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे, जैसे कि बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि 7% तक का इंटरेस्ट रेट ठीक आराम से दे ही देता है। नहीं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड्स आते हैं जो कि सब्सटैंशियली सिक्योर होते हैं, आप उसके अंदर में भी रख सकते हैं। तो 7% का ये रेट हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम इस रेट से अपने पूरे खर्चों की डिस्काउंटिंग करते चले जाएँगे। हम आगे देखेंगे इसको। इन्फ्लेशन रेट मैंने 6% पकड़ी है कि 6% से इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती चली जाएगी, तो जो खर्चा 10,34,000 का हमें आज दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आज से 10 साल या 20 साल बाद में भी ये खर्चा इसी लेवल पर रहे, क्योंकि महँगाई बढ़ती है, तो खर्चे भी बढ़ते हैं और आपको अपनी फैमिली की प्लानिंग उस हिसाब से ही लेकर चलनी है। कॉर्पस नीडेड इज़ इसको हम खाली छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर नीचे हम कैलकुलेशंस करेंगे, उससे हमारा कॉर्पस नीडेड आ जाएगा। नेट एसेट्स को भी मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी प्लानिंग के अंदर में एक मिडल क्लास फैमिली की प्लानिंग को लेकर चल रहा हूँ, जिसके अंदर में मैंने ऐसा अज़्यूम नहीं किया कि फैमिली के पास में बहुत सारे एस्टेट के एसेट्स हैं। मैंने सिर्फ़ यही अज़्यूम किया है कि उन्होंने सिर्फ़ एक घर लिया है, उस घर में वो खुद रहते हैं और बाकी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं और पीएफ का पैसा है, जिसको फैमिली टच नहीं कर रही है, ठीक है? वो रहेंगे और वो किसी न किसी काम में आएँगे फैमिली के अलग से। हो सकता है आपकी वाइफ की रिटायरमेंट प्लानिंग में काम आ जाएँ, तो उसको हम बाद में टच करते हैं। लोन्स आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने 50 लाख का एक लोन कंसीडर कर लिया, जो कि हाउसिंग लोन है। और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर में किड्स की हायर एजुकेशन है। अगर मैं ये मानकर चलता हूँ कि 2 बच्चे हैं, तो अगर आज की डेट में हम लोग ये सोचें कि एक बच्चे की इंजीनियरिंग का खर्चा कितना आता है, तो लगभग 10 लाख रुपए के अंदर में एक ठीक-ठाक कॉलेज से इंजीनियरिंग हो जाती है। अच्छे कॉलेज से अगर एमबीए करना है, तो लगभग 20 लाख का खर्चा है। यानी कि 30 लाख का खर्चा एक बच्चे के लिए आता है। ये खर्चा 60 लाख रुपए का खर्चा दोनों बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आएगा। दोनों की एज अलग-अलग है।
लेकिन हम लोग मानकर चलते हैं कैलकुलेशन ईज़ी बनाने के लिए कि आस-पास में ही दोनों की हायर एजुकेशन आएगी। एक्चुअली चाइल्ड मैरिज नहीं है, किड्स की जो जब किड्स बड़े हो जाएँगे तो उनकी मैरिज के बारे में ये एक्सपेंस है। तो हम लोग ये अज़्यूम कर सकते हैं कि अगर टियर 3 सिटी में आज की डेट में मिडल क्लास फैमिली को शादी करनी हो 1 बच्चे की तो लगभग 20 लाख का खर्चा आता है। 2 बच्चों का ये खर्चा 40 लाख रुपए का आएगा। तो अब जब हमने ये निकाल लिया तो अब हमको ये निकालना है कि आज से अ, वही जो अगर बच्चों की एज 5 साल है तो आज से 15 से 17 साल बाद में बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए हमको पैसा चाहिए रहेगा, तो ये अमाउंट कितना आएगा? तो हम इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि लगभग 6% की इन्फ्लेशन रेट से हायर एजुकेशन का खर्चा भी बढ़ेगा। हर महीना हम लोग इसको 15 साल का पीरियड ले लेते हैं, हर महीना हम कुछ देने नहीं वाले हैं और हमारे खर्चे की प्रेज़ेंट वैल्यू जो है 60 लाख रुपए यहाँ पर है, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? तो फ्यूचर वैल्यू इसकी लगभग 1.4 करोड़ की आएगी। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 6% के हिसाब से हमारी किड्स की मैरिज का खर्चा अगर 40 लाख है, तो ये 15 साल बाद में नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा, ये आएगा लगभग 20 साल में। तो अगर 5 साल बच्चे की उम्र है, तो लगभग जब वो 25 साल का हो जाएगा, तब उसकी शादी की उम्र हो जाएगी और तब ये खर्चा हम लोगों के पास में आने वाला है। तो ये खर्चा जो होगा टोटल 1.28 सीआर का होगा। अब देखिए यहाँ पर जब मुझे अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है ना, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर के अंदर में है, एक्सपेंस हमारा इतना हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हम हमारा जो भी कॉर्पस होगा, जिसके अंदर में हम लोग इन खर्चों वो कॉर्पस 7% पर इन्वेस्टेड होगा। तो यानी कि हम इस खर्चे को आज की डेट में कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम हमारे कॉर्पस को 7% से इन्वेस्टेड रखते हैं, तो प्रेज़ेंट डेट में हमको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। हम प्रेज़ेंट वैल्यू निकालेंगे इस खर्चे की 7% के रेट के हिसाब से, ठीक है? और हम लोग 15 साल के बाद में ये हायर एजुकेशन का पैसा चाहिए होगा, पेमेंट राइट नाउ हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे को हमारे खर्चे की फ्यूचर वैल्यू पता है जो कि ये है। 7% से 15 साल के लिए अगर हम लोग 52,11,737 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर दें, तो 15 साल बाद हम लोगों को ये 1.4 सीआर का अमाउंट मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसको नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा खर्चा है, ये 15 साल बाद नहीं है, ये खर्चा हमारा 20 साल बाद है। यानी कि हमारे किड्स की हायर एजुकेशन के लिए हमने कैलकुलेट किया, इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए कि हमको 1.28 सीआर का अमाउंट चाहिए रहेगा। लेकिन ये हमको आज नहीं चाहिए, ये 20 साल बाद चाहिए। तो इसका इंतज़ाम करने के लिए अगर हम लोग 33,15,000 की अमाउंट को इन्वेस्ट कर दें और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जो कि हमको 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और पीरियड 20 साल का है, तो हम लोगों को ये अमाउंट मिल जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया बात कि हम लोग क्यों डिस्काउंटिंग कर रहे हैं 7% से? अब जैसे हमने यहाँ पर किया ना, इसी का रिपीट हम लोग हर अपने सारे एक्सपेंसेस के लिए करने वाले हैं। तो हम लोग ये यहाँ पर एनुअल एक्सपेंस ले लेते हैं कि हमारी फैमिली को 10,34,400 रुपए चाहिए होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर में, ठीक है? जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, तब चाहिए होंगे और हर साल ये एक्सपेंस जो है 1.06 के 6% के हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो हर साल ये इन्फ्लेशन के हिसाब से 6% से बढ़ता चला जाएगा। इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ और नीचे तक ले जाता हूँ। मैंने 65 इयर्स तक के लिए प्लानिंग जो है करके रखी है। और मैंने देखा है कि और यहाँ पर मैं कॉर्पस इन्वेस्टेड फॉर इयर्स तो जो हमारा पहला साल में जो पैसा निकाल लेंगे लेकिन बाकी का कॉर्पस तो 0 तो ये वाला जो अमाउंट है कैश फ्लो है, ये 0 के लिए ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड है। लेकिन ये जो 10,96,464 जो फैमिली को अगले साल निकालना था, वो तो 1 साल के लिए इन्वेस्टेड है 7% के लिए। एक बार से मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को पता है कि नेक्स्ट ईयर फैमिली को 10,96,000 चाहिए रहेंगे। तो अगर हम किसी तरह से 10,24,000 ओनली 7% से इन्वेस्ट कर दें तो नेक्स्ट ईयर के 10,96,000 का इंतजाम हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा ईयर 1 की बात हो गई, ठीक है? ये ईयर 0 की बात थी, यहाँ पर ईयर 1 की बात थी। एज़ फॉर एग्जाम्पल हम लोग ईयर 10 में चलते हैं। अगर हम ईयर 10 में चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि फैमिली को 18,52,453 की रिक्वायरमेंट है। सब आप सपोज़ करके चलिए कि मैं हर साल का इंतज़ाम करता हुआ चला जा रहा हूँ, तो आज से 10 साल बाद फैमिली को 18,50,000 के लगभग अमाउंट चाहिए रहेगा। तो अगर मैं 9,41,693 रुपीज़ इस साल के लिए, इस पर्टिकुलर साल के लिए इन्वेस्ट कर दूँ, 7% के इंटरेस्ट रेट से, ठीक है? 10 साल के लिए, तो 10वें साल में ये अरेंजमेंट फैमिली का हो जाएगा। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ऐसे करते हुए हम सारे खर्चों की प्रेज़ेंट वैल्यू निकालते चले जाते हैं और टोटल अमाउंट हमारा कॉर्पस का ये 3 करोड़ 17,46,000 निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए ये कॉर्पस लिख देता हूँ। नेट एसेट्स मैंने 0 लिए हैं, लेकिन मैंने अभी लोन्स को ऐड नहीं किया। लोन्स जो हैं हमारे 50 लाख के लोन्स भी हैं, ठीक है? और हमने अभी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ऐड अप नहीं किया। तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या है?
आज की डेट में हमको कितना इन्वेस्ट करना है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली ना, कि 7% का इंटरेस्ट तो हमको मिल ही जाएगा, और अगर ये मिल जाएगा तो ये 15 और 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रह के ये अमाउंट बढ़ जाएगा। तो टोटल हमको इसके लिए ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट ऐड अप करना है। ये है 85 लाख 26,000। तो हमको हमारे कॉर्पस में बेसिकली 50 लाख हमारे जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसका इंतजाम करके जाना है, और 85 लाख बच्चों की हायर एजुकेशन और किड्स की मैरिज जो हमने पहले से अभी से कैलकुलेट करके रख ली, उस अमाउंट को जोड़ देना है। और ओवरऑल हमारा जो कवर निकल कर आ रहा है वो 4.52 सीआर का आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने कुछ चेक्स डाले हैं ये देखने के लिए कि क्या अ, हमारी कैलकुलेशन सही भी जा रही है कि नहीं। तो हम लोग एक बार जरा चेक कर लेते हैं। तो ये चेक मैंने कैसे डाले हैं, एक बार पहले मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसे सब डिलीट करता हूँ। तो हम ये चेक इसलिए डाल रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या हमारा कैलकुलेशन सब सही है कि नहीं। तो हमने बोला यहाँ पर हम क्या डालेंगे कि हमारा रिमेनिंग कॉर्पस कितना बचा है। तो हमने बोला कि हमारा कॉर्पस 4.52 सीआर का है। यहाँ से वो वैल्यू ले ली। इसके अंदर में से फर्स्ट ईयर के अंदर में क्या क्या खर्चे आने हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर में हाउसिंग लोन जो है वो फैमिली पे ऑफ कर देगी, ऐसे जाएगा। और उसके अलावा 10,34,000 जो है उसके अंदर में से कंज्यूम हो जाएगा, और ये अमाउंट बचेगा। तो यानी कि ये 3.92 सीआर का कॉर्पस हमारे पास में बचेगा, जो कि 1.0 जो कि 7% की इंटरेस्ट से बढ़ेगा, क्योंकि फैमिली ये 7% की इंटरेस्ट से इसको इन्वेस्ट कर देगी किसी फिक्स डिपॉजिट में, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो ये हमारी, माफ कीजिएगा, तो ये हमारी कॉर्पस की वैल्यू हो जाएगी 1 साल बाद में। अब इसी चीज को नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में ये कॉर्पस का अमाउंट होगा, उसके अंदर में से फैमिली अपने साल का खर्चा निकाल के सेविंग अकाउंट में डाल देगी, और बाकी कॉर्पस कितना बचेगा, ये कॉर्पस 60% से ग्रो होगा। ठीक है। और ऐसे ही करते करते ये पूरी कहानी आखिरी तक चलती चली जाएगी, और इसको भी हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं नीचे तक। ठीक है। अभी आप कहेंगे कि अरे ये फिगर तो जीरो नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, अभी हमने जो हमारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको हमने टेकअप नहीं किया है। तो हमारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये जो है हमारा खर्चा 15 साल बाद आना था, और ये वाला खर्चा 20 साल बाद आना था, राइट। तो अब हम 15 साल वाले खर्चे की भी तो अकाउंटिंग करें, यानी कि अगर स्पाउस की एज आज 30 है और 45 की एज के अंदर में जाकर उसने वो खर्चा करना है, तो इस खर्चे में वो अपना सिर्फ एनुअल एक्सपेंस नहीं निकालेगी कॉर्पस में से, इनफैक्ट वो ये वाला अमाउंट भी निकालेगी। तो ये जो हमने हायर एजुकेशन के लिए रखा था, जब हमने ये वाला अमाउंट निकाल दिया तो कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी भी हमारी अकाउंटिंग पूरी तरह से सही नहीं हुई है। हमने ये भी सोचकर चला कि ईयर 20 में, यानी कि जब स्पाउस 50 ईयर्स की होगी, उस ईयर के अंदर में फैमिली उनकी शादी के लिए भी खर्चा निकालेगी। तो हम ये वाला खर्चा भी इसके अंदर में से लेस कर देते हैं। और अब हम देखते हैं, अब देखिए ईयर 65 के अंदर में अमाउंट जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने प्रिसाइसली उतने अमाउंट की कैलकुलेशन करी जितना कि 65 ईयर्स तक हम लोगों को चाहिए। अब आपका ये सोचना जायज हो सकता है कि अब फैमिली कैसे चलेगी। तो अब फैमिली का बेसिकली चलना बहुत ही आसान है। अगर आपने ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स को यहाँ पर पॉलिसी कवर के अंदर में इससे छेड़छाड़ नहीं करिए। अगर आपकी नेट एसेट्स सरप्लस में है, तो आप देखिए मैंने अज़्यूम किया है कि जिस दिन पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी उस दिन म्यूचुअल फंड में लगभग 2 लाख रुपए पड़ा है, सेविंग अकाउंट्स के अंदर में लगभग 50,000 है, कैश के अंदर में 5,000 है, हाउस हाउस की वैल्यू जो है 70 लाख है, लेकिन इस हाउस की वैल्यू को हम लोग अकाउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फैमिली पूरे समय में इस घर के अंदर में रहेगी। तो इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। पीएफ के अंदर में 5 लाख लगभग पड़ा है, ज्वेलरी 3 लाख की है, कभी कोई बेचता नहीं है अपनी ज्वेलरी, और ना ही किसी की ऐसी नौबत आए। 2 लाख की फिक्स्ड डिपॉज़िट है, और 15 लाख की कार है, और कार भी कोई अपनी बेचता नहीं है, और कार इसको फैमिली आने वाले सालों के अंदर में यूज करने वाली है। ठीक है। और हाउसिंग लोन जो है 50 लाख का, ये हम अपनी पॉलिसी से खत्म ही कर दे रहे हैं। कार लोन जो है इसके लिए भी आपको हमेशा अपना कोई ना कोई ऐसा इंश्योरेंस कवर रखना है जो कि इन केस बोरोवर की डेथ होती है तो उस इंश्योरेंस कवर से वो निल हो जाए। हाँ, तो कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपके अगर 12,55,000 रुपए तक का भी एसेट्स हैं, अगर मैं ज्वेलरी को इसमें से हटा भी दूं, तो कुछ ऐसे कैश के एसेट्स पड़े हैं या फाइनेंशियल एसेट्स पड़े हैं जो कि फैमिली सिंपली म्यूचुअल फंड के अंदर में भी डाल दे, और उसको लेट इट ग्रो फॉर इयर्स ऑल टुगेदर। ठीक है। अगर मैं सोचता हूँ कि ये जो 10 लाख रुपए है, लगभग 9,55,000 रुपए, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि 9,55,000 रुपए अगर फैमिली ग्रो करने के लिए छोड़ दे, स्पाउस ग्रो करने के लिए छोड़ दे नॉर्मल एक म्यूचुअल फंड्स के अंदर में भी फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स,
उसकी क्या वैल्यू होगी? तो 9.27 सीआर की वो वैल्यू होगी व्हिच मस्ट बी सफिशिएंट फॉर द फैमिली टू सर्वाइव ऑन दिस अमाउंट फॉर कमिंग सेवरल ईयर्स। ठीक है? हम रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर में देखेंगे। अभी हम लोग तो ओवरऑल हमने देखा क्या कि बेसिकली 4.52 सीआर की रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है इस इमेजिनरी केस के अंदर एंड बेस्ड ऑन ये सारी कैलकुलेशन जो कि एक सैंपल कैलकुलेशन है, आई होप आप इनेबल हो गए होंगे अपना एस्टिमेट लगाने के लिए कि आपको कितना टर्म इंश्योरेंस एक बार में करके छोड़ देना है। अब बात करते हैं, क्या इसी वैल्यू को हम लोग थोड़ा कम भी कर सकते हैं? यस, ये कम हो सकती है अगर आपने अपने लोन को सेपरेटली इंश्योर किया है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि आपको टर्म इंश्योरेंस में वो नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 4.02 सीआर हो जाएगी। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए कि आपके 2 बच्चे नहीं, आपका 1 ही बच्चा है एंड उसकी हायर एजुकेशन पे 60 लाख नहीं आएगा, खर्चा उसकी हायर एजुकेशन पे लगभग 30 लाख का खर्चा आएगा और उसकी मैरिज के ऊपर में 40 लाख का नहीं, 20 लाख का खर्चा आएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशंस चेंज हो जाती हैं। तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको 3 6 ओनली 42 लैक्स का खर्चा आएगा। इससे अपना जो कॉर्पस रिक्वायर्ड है वो ओनली 3.6 सीआर पर आ जाता है, ठीक है? अगर आपके पास में कुछ नेट एसेट्स मान लीजिए आपने अपने हाउस जिस हाउस में रहते हैं उसके अलावा भी काफ़ी सारा रियल एस्टेट क्रिएशन कर रखा है और आपकी लायबिलिटीज़ नहीं है, तो आप उसके अंदर में से वो एसेट्स भी कम करते चले जा सकते हैं। तो 35 साल की उम्र के पर्सन के लिए जो 30 लाख कमा रहे हैं, उनका 4.8 सीआर थंब रूल के हिसाब से आ रहा था जो हमने देखा, 9 सीआर इनकम रिप्लेसमेंट मेथड से आ रहा था और एक्सपेंस रिप्लेसमेंट से 4.52 सीआर आ रहा है, ठीक है? आई होप आज के इस वीडियो से आप सब लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसे आप अपना टर्म इंश्योरेंस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, कितना टेन्योर लेना है और कितना अमाउंट का इंश्योरेंस लेना है। इनफैक्ट आप किसी भी मेथड से जाएँ, आप इतना ज़रूर ख्याल रखें कि आपको हर 4 से 5 साल बाद में इस पोज़ीशन को रिव्यू करना है, ठीक है? कि क्या आप सब एडिक्वेटली इंश्योर्ड हैं कि नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी इनकम सब्सटैंशियली सब्सटैंशियली बढ़ जाए और आपके एक्सपेंसेस भी और लाइफ़स्टाइल भी अकॉर्डिंगली उतनी ही तेज़ी से भागती हुई बढ़ जाए। तो इस केस के अंदर में जस्ट इन केस कुछ इस तरह की का अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंस होता है, तो फैमिली के पास में जो कॉर्पस आता है पॉलिसी से, वो कॉर्पस सफिशिएंट होना चाहिए सेम लाइफ़स्टाइल को सिमिलर लाइफ़स्टाइल को अडैप्ट वो कर पाएँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।